हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस प्री 2023 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, जिसमें आज का हमारा टेस्ट है वो 41 नंबर है। ये जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपके पूरे के पूरे सिलेबस को कवर करती है, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज के हमारे टेस्ट की बात करें तो आज का जो हमारा 41 नंबर टेस्ट है वो साइंस एंड टेक पे है। आज के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपके साइंस के और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हमें कवर करेंगे। कुछ नए फैक्ट आपको मिलेंगे तो उससे आप नोट डाउन करेंगे और अच्छे से हम इस क्लास का रिविज़न भी करेंगे। आपकी जो एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी आरएस की, वो थी आपकी 31 जुलाई। 31 जुलाई थी, तो आपके आरएस के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। कितने अप्लाई हुए, वो किस कैटेगरी में, मेल फीमेल सारी कैटेगरी के हिसाब से आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया था। तो आपने उन सबको देख लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको 1 अगस्त को ये चीज़ें प्रोवाइड है वो करवा दी होगी। तो आपको पता है कि आपका कंपटीशन कितना है। तो उस कंपटीशन को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति बनाइए और जो आप पढ़ रहे हो उसको और ज़्यादा पढ़िए, अच्छे से रिवीजन करिए। और एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जिन टॉपिक से क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको पहले अपने कवर कीजिए, उनको ज़्यादा मजबूत बनाइए, तभी हमारा जो टारगेट है 100+ मार्क्स का वही हमारा कवर हो पाएगा। तो चलिए आज का जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। और आज के हमारा टेस्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 1 यूनिट रक्त है वो 350 ml के बराबर होता है। रुधिर बैंक में रुधिर को लगभग 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। रुधिर बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है। हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाता है उसे ब्रेडिकार्डियो कहलाता है। तो इसमें हमें बताना है असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहले बात करें, 1 यूनिट रक्त 350 ml के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। किसके अनुसार? ये हु के अनुसार है। ये आपका जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार 1 यूनिट रक्त है वो 350 ml के बराबर होता है। तो आपका जो कथन 1 है बिल्कुल सही है। रुधिर बैंक में रुधिर को 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। रुधिर बैंक में रुधिर को सुरक्षित रखने के लिए उसमें सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे, तो ये भी आपकी बिल्कुल सही बात है। अगली बात करें हमें कि हृदय दर का सामान्य से अधिक होना। अगर आपकी हृदय जो दर है वो सामान्य से अधिक हो जाती है तो इसे बोलते हैं टेकीकार्डिया। तो आपको ये याद रखना है कि जब हृदय दर का सामान्य से अधिक हो जाता है तब उसे टेकीकार्डिया कहते हैं, और जब वो सामान्य से कम हो जाती है, सामान्य से कम हो जाना उसे कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आपका जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन है 4th, राइट आंसर ऑप्शन 4th। इसके साथ ही एक आप ये याद रखेंगे कि विश्व हृदय दिवस है वो कब मनाया जाता है। दिवस ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको डे के बारे में पूछ लिया जाता है। तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4th। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोफीलिया यानी शाही रोग से ग्रसित व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता। टर्नर सिंड्रोम रोग से ग्रसित मनुष्य में एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी पाई जाती है। क्राइडुचेट रोग के अंतर्गत बच्चा रोते समय बिल्ली जैसी आवाज उत्पन्न करता है। गैलेक्टोसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे में दूध पचाने की क्षमता नहीं होती। तो इसमें हमें बताना है कि कौन से कथन है वो सही है। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन है 4th, क्योंकि इसमें जो चारों के चारों कथन दे रखे बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया रोग जिसे शाही रोग भी कहते हैं, इसके साथ साथ आपका जो वर्णांधता रोग यानी जिसे बर्ड जो आपका कलर ब्लाइंडनेस होता है वो बोलते हैं। वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो आपके रोग होते हैं हीमोफीलिया, आपके कलर ब्लाइंडनेस, ये लिंग गुणसूत्र होते हैं, उनकी संरचना में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं।
परिवर्तन होने से ये हो जाते हैं और ये आपके एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले रोग होते हैं। हीमोफीलिया है जिसे शाही रोग बोलते हैं, उसमें रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता। अगला अगर हम बात करें कि आपका जो वर्णांधता है यानी कलर ब्लाइंडनेस, ये रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके जो एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स गुणसूत्र होते हैं, इन पर विकृति जीन होते हैं। तो इन पे है जो विकृति होती है, जो विकृति जीन होने के कारण जो व्यक्ति है वो वर्णांध होता है, यानी ऐसा व्यक्ति होता है वो रंगों में विभेद नहीं कर पाता। और मुख्यतः कौन से रंगों में? लाल और हरे में, लाल और हरे रंग में वो विभेद नहीं कर पाता। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है जिस व्यक्ति के, तो उस व्यक्ति को कौन से रंगों में विभेद नहीं हो पाता? तो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं हो पाता। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें कि जो वो जिसको कलर ब्लाइंडनेस होता है वो हमेशा मेल होता है, हमेशा मेल होता है। फीमेल को कभी कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो फीमेल होती है वो इस वर्णांधता का जो ये रोग होता है वो रोग वाहक होती है, रोग वाहक होती है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस रोग को लेके जाती है। यानी एक्स गुणसूत्र होता है वो विकृत होता है, एक्स गुणसूत्र होता है वो विकृत होता है। कभी भी मनुष्य में जो आपका मेल होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोग को नहीं लेके जाता। इसमें आपकी कलर ब्लाइंडनेस की बात करती हूँ, तो इसमें अगर आपसे पूछ ले कि कलर ब्लाइंडनेस में कौन है वो रोग वाहक होता है, तो जो स्त्री होती है, फीमेल होती है, वो रोग वाहक होती है। तो इस जो रोग में है 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला कि ये रोग है ज़्यादातर है वो फीमेल में नहीं होता है, ये मेल में ही होता है। इसमें आपसे पूछ ले कि इसमें रोग वाहक कौन होता है, तो फीमेल होती है। इसमें लाल व हरे रंग में व्यक्ति विभेद नहीं कर पाता। अगले की बात करें कि जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम में जो ग्रसित मनुष्य उसमें एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी पाई जाती है। मोनोसोमी यानी 44+X0, यानी जो एक एक्स गुणसूत्र होता है वो एक ही पाया जाता है, दो नहीं होते। यानी इसमें जो मादा के जो लैंगिक लक्षण होते हैं उनमें विकास नहीं हो पाता। तो ये किस में होगा? ये फीमेल में होता है। तो एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी मतलब कि जो आपके 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं उनमें से एक ही पाया जाता है। तो आपका कथन बी है वो भी सत्य है। कथन सी की बात करें कि क्राइडोचेट रोग के अंतर्गत बच्चा रोते समय बिल्ली जैसी आवाज उत्पन्न करता है। तो जो क्राइडोचेट रोग है इसे और क्या बोलते हैं? इसे कैट क्राई भी बोलते हैं, कैट क्राई भी बोलते हैं। इस रोग में जो बच्चा होता है वो रोते समय बिल्ली जैसी आवाज उत्पन्न करता है। तो ये भी आपका सही हो गया। अगली बात करें, ग्लेक्टोसीमिया रोग से ग्रसित बच्चे में दूध पचाने की क्षमता नहीं होती, यानी वो दूध नहीं पचा सकता। तो आपके कथन ए, बी, सी और डी चारों की चारों सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में जो इस क्लास की पीडीएफ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करवाई जाती है, ताकि बाद में आप इसका रिवीजन कर पाएँ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में रोग दे रखे हैं और सूची सेकंड में है वो रोग कारक दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीबी, जिसे तपेदिक भी बोलते हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस भी बोलते हैं। ये जो तपेदिक रोग होता है टीबी को ही बोलते हैं। इसमें अगर हम रोग कारक की बात करें तो इसमें जो रोग कारक होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस से हम पता कर सकते हैं, तो ए में क्या आ जाएगा? 3rd आ जाएगा। टाइफाइड की बात करें, इसे क्या बोलते हैं? मियादी बुखार बोलते हैं। इसे आंतरशोध भी बोलते हैं, आंतरशोध। तो कई बार जो तपेदिक होता है तो उसी प्रकार अगर आंतरशोध आ जाए तो हमें ये ना हो कि ये क्या आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। इसे स्लो फीवर भी बोलते हैं, स्लो फीवर ये भी इसे बोलते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, आंतरशोध, स्लो फीवर, टाइफाइड, मियादी बुखार इसे बोला जाता है। ये किससे होता है? ये होता है आपके साल्मोनेला टाइफी से। तो आपके बी में आ जाएगा 4th। आगे हम बात करें हैजा, कोलेरा, विश्व सूचिका, ये रोग होते हैं। इसका रोग कारक होता है विब्रियो कोलेस। तो आपके सी में आ जाएगा 1st। अगली बात करें डिफिथीरिया की या गलघोंटू की, तो डिफिथीरिया का जो रोग कारक होता है वो होता है कॉर्नी बैक्टीरिया डिफिथीरियाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी में 2।
तो आपका ए में आ जाएगा थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट और डी में आपका 2। तो ये जो आपका नीचे कूट दिया हुआ होगा वो बिल्कुल सही होगा। अब जो मैंने आपको टीबी बताया, टाइफाइड बताया, हैजा बताया और डिप्थीरिया बताया, अगर आपसे पूछ ले ये जो रोग है वो किससे होते हैं, तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे दिया जाता है कि इनमें से कौन कौन से बैक्टीरिया जनित रोग है, कौन से जीवाणु जनित है, कौन से विषाणु जनित है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। इसका जो नीचे आपको ये कूट दिया हुआ होगा यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन है सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा होते हैं। कृत्रिम शर्करा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स व पॉलीसेकेराइड शर्करा के उदाहरण है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में घुलनशील, स्वाद में मीठे होते हैं। इसमें हमें सही कथन है उसे चुनना है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। मोनोसेकेराइड होते हैं वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो जल में घुलनशील भी होते हैं और ये स्वाद में मीठे होते हैं, इसीलिए इन्हें शर्कराएं बोला जाता है। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, शर्कराएं बोला जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अगर हम बात करें शर्कराएं की बात ही कर रहे हैं तो जो जीव होते हैं, जीवों में मुख्यतः ये एक तो सट और एक या फिर पंच शर्कराएं होती है। सट और पंच से आपसे समझ में नहीं आता, लेकिन आपके हेक्सोज और पेंटोज से आपको समझ में आ जाएगा। पेंटोज ये शर्कराएं होती है, 2 प्रकार की शर्कराएं होती है। जो ये हेक्सोज होती हैं ये शर्कराएं कौन सी होती है, जैसे आपकी ग्लूकोज हो गई, ग्लूकोज हो गई, इसके साथ आपकी फ्रुक्टोज हो गई, फ्रक्टोज हो गई, ग्लैक्टोज हो गई, ग्लैक्टोज हो गई, ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है हेक्सोज। तो इसमें आपसे अगर पूछा जाए कि 60 शर्कराएं होती हैं जो 60 कार्बन है, इनका क्या मतलब होता है कि इनमें 6 कार्बन होते हैं। हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होते हैं, पेंटोज का मतलब इनमें 5 कार्बन होते हैं। तो जो 6 कार्बनीय शर्कराएं होती हैं, आपसे अगर पूछ ले एग्जाम्पल के नीचे के कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हेक्सोज के हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज ये चीज़ें हो गई। अगर आपसे पूछ ले कि पेंटोज में कौन सी होती हैं, तो जो ये पेंटोज होती हैं जो आपकी राइबोज हो गई, राइबोज शर्करा होगी, डीऑक्सीराइबोज हो गई, तो ये कौन सी होती है, पेंटोस होती हैं। तो इनका थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। जो आपकी ग्लूकोज होती है, ग्लूकोज होती है ये, इसको रुधिर शर्करा भी बोलते हैं और इसे ईंधन पदार्थ भी बोलते हैं। यानी जो सभी जीव होते हैं उनमें ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो ग्लूकोज होती है। फ्रक्टोज होती है ये सबसे मीठी शर्करा बोल दी जाती है। ये क्या बोला जाता है कि जो सबसे प्राकृतिक रूप से मीठी होती है वो प्राकृतिक, तो मीठी प्राकृतिक शर्करा कौन सी होती है, फ्रक्टोज होती है। इस प्रकार के 1 लाइनर क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में बन जाते हैं। और आप एक याद आपको पता होगा कि जो मधुमेह, जिनको डायबिटीज होता है, उसके जो रोगी होते हैं उनको जो ये फ्रक्टोज होती है इससे भी कई ज़्यादा गुना मीठी कृत्रिम शर्करा दी जाती है। उसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो वो होती है सेकेरिन, वो होती है सेकेरिन। तो ये मैंने एक ही क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन आपको बताए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में किस तत्व की उपस्थिति के कारण हरा रंग उत्पन्न होता है। बेरियम, स्ट्रोंशियम, सीसा और जस्ता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। जो आतिशबाजी होती है उसके दौरान जो हरा रंग उत्पन्न होता है वो बेरियम के कारण उत्पन्न होता है, जिसे BA से प्रदर्शित करते हैं। इसके कारण है वो आपका क्या, हरा रंग। और एक आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे ये हरा रंग पूछा है, इसी के साथ अगर आपसे पूछ लेता कि लाल रंग, जो गहरा लाल रंग है वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो स्ट्रोंशियम, SR इसका प्रतीक होता है, तो वो स्ट्रोंशियम के कारण उत्पन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाता कि जो पीला रंग है, पीला रंग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो इसमें जो अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, उससे तो पीला रंग। और जो कॉपर क्लोराइड होता है, कॉपर क्लोराइड होता है, इससे है वो नीला रंग है, ये प्रदर्शित होते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हरा रंग किसके कारण, बेरियम के कारण, लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, पीला रंग सोडियम नाइट्रेट और नीला रंग कॉपर क्लोराइड। तो मैंने आपको चारों बता दी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, खतरों के संकेत सदैव लाल क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण बताना है।
लाल रंग की तरंगदैर्ध्य ज्यादा तथा प्रकीर्णन कम होता है, लाल रंग की तरंगदैर्ध्य कम होती है और प्रकीर्णन है ज्यादा होता है, या फिर लाल रंग की तरंगदैर्ध्य या प्रकीर्णन दोनों ही ज्यादा होते हैं या दोनों ही कम होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन है फर्स्ट। आपको पता है कि जब भी कोई प्रिज्म होता है उसमें से अगर श्वेत प्रकाश है वो गुजारते हैं, श्वेत प्रकाश गुजारते हैं, तो श्वेत प्रकाश किसी भी प्रिज्म पर टकराता है तो उसका अपवर्तन होता है, और जो अपवर्तन होता है उससे जो वो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बंट जाता है, 7 रंगों में बंट जाता है। और प्रकाश की जो ये घटना होती है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, इसे क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो इस घटना को कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो उस घटना को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में बंट जाता है। और इसी वर्ण विक्षेपण के कारण जो 7 रंगों की पट्टी बनती है, इस पट्टी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसी पट्टी को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और जो इसमें जो लाल रंग होता है उसकी तरंगदैर्ध्य होती है वो ज़्यादा होती है और उसका प्रकीर्णन है वो कम होता है। इसीलिए जो खतरे के संकेत होते हैं वो हमेशा संकेत है वो क्या, लाल रंग से बनाए जाते हैं ताकि वो दूर से ही दिखाई दे, दूर से ही दिखाई दे। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि क्यों लाल रंग को है वो खतरों के संकेत है वो बनाया जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, फोटो सेल और सोलर सेल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड। फोटो सेल है वो प्रकाश ऊर्जा होती है, आपकी जो प्रकाश ऊर्जा होती है उस प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। तो अगर आपसे पूछ ले कि फोटो सेल किस पर आधारित है तो आपको बताना है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित है। जो विद्युत बल्ब होते हैं, ट्यूबलाइट होती है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। तो कई बार ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है कि इसमें से कौन है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, कौन प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे सेल, जैसे बैटरी बोलते हैं, बैटरी होते हैं, ये इनका जो डिस्चार्जिंग होती है तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अगर ये आपसे पूछ ले कि जो इनकी डिस्चार्जिंग होती है तो इसका क्या मतलब होता है, कि इसका मतलब होता है कि इनका विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। और अगर ये सेल या बैटरी होती है, चार्जिंग होती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होना। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और ये पारिस्थितिक में सबसे छोटी इकाई है जो अन्य जीवों तथा निर्जीव घटकों के साथ क्रिया करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के द्वारा जैव समष्टि का निर्माण किया जाता है। एक ही प्रकार के जीवों का समूह जैविक समुदाय कहलाता है। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है वो असत्य हैं। इसमें अगर हम सत्य कथन की बात करें तो आपका जो ऑप्शन ए है, कथन ए है, वो सत्य है कि जीव होते हैं वो कौन से होते हैं, जीव है वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये पारिस्थितिकी में सबसे छोटी इकाई कौन होती है, जीव होती है, जो अन्य जीवों तथा निर्जीव घटकों के साथ क्रिया करते हैं। तो कथन ए आपका बिल्कुल सही है। अगर हम जैव समष्टि की बात करें तो जैव समष्टि है वो होती है कि एक ही प्रकार के जीवों का समूह है, एक ही प्रकार के जीवों का समूह है वो होता है जैव समष्टि। ठीक है, तो और अगर आपसे पूछे कि एक ही प्रकार के जीव यानी जो एक ही प्रजाति, जिसमें एक ही प्रजाति हो सकती है, जो समान कार्य करने वाले जीवों का समूह होती है वो होती है जैव समष्टि। अगर जैविक समुदाय की बात करें तो जैविक समुदाय का निर्माण होता है वो कई प्रकार के जंतुओं, पादपों से मिलकर बना होता है, जंतु एवं पादप से मिलकर बना होता है। जो जैविक समुदाय होता है वो पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जैविक घटक। तो इसमें कथन बी और सी है वो उल्टे दे रखे हैं, तो आपके बी और सी असत्य हो गई। हमें पूछा क्या है, असत्य ही। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड कि केवल बी व सी है वो असत्य है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता अपने भोजन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं।
तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी होते हैं। अपघटक मृतोपजीवी होते हैं तथा इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। अपघटक सूक्ष्मजीव होते हैं तथा इन्हें पृथ्वी का प्राकृतिक सफाईकर्मी भी कहा जाता है। अगर हम बात करें पारिस्थितिक तंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो जैविक और अजैविक घटकों से, अजैविक घटकों से मिलकर बना होता है। जैविक घटक कौन से होते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गए, परजीवी हो गए, अपरद्राही हो गए, ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं जैविक घटक। और उपभोक्ता होते हैं वो अपने भोजन एवं ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो आपका जो कथन ए है वो बिल्कुल सही है। और कथन दूसरे की बात करें कि तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो उच्च मांसाहारी होते हैं, उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, मांसाहारी। तो ये उच्च मांसाहारी जीव होते हैं, तो ये शाकाहारी को भी खाते हैं, शाकाहारी को भी खाते हैं और मांसाहारी को भी खाते हैं। यानी जो शाकाहारी जीव होते हैं और जो प्राथमिक मांसाहारी जीव होते हैं उनको सभी का भक्षण करते हैं, तो ये सर्वाहारी होते हैं। तो आपका कथन बी भी सत्य है। सी की बात करें कि जो अपघटक है वो मृतोपजीवी तथा इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है अपघटक है वो सूक्ष्म जीव होते हैं तथा इन्हें पृथ्वी का सफाईकर्मी भी बोला जाता है, तो ये भी सही है। जैसे इसके एग्जाम्पल हम देखें तो कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया होता है, एक अपघटक होता है, कवक, ये इसके एग्जाम्पल देखे जाते हैं। तो आपका चारों कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई में स्थित है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों के जाने पर जैव विविधता कम होती है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्र ब्राजील है तथा अमेजन वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। हमें इसमें सही कथन देखना है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है वो चेन्नई में स्थित है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा के जो आसपास होते हैं वहाँ पे जैव विविधता है वो सर्वाधिक पाई जाती है। जो ये भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा, तो यहाँ पे है वो सर्वाधिक, भूमध्य रेखा के आसपास सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाते हैं। जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं तो वहाँ पे जैव विविधता है वो कम होने लगती है, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है वो सबसे कम आता है। अगला कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला राष्ट्र है वो ब्राजील है और अमेजन वर्षावन पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। तीनों कथन इसमें सही दे रखे हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यानी CO को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस धुएं से निकलती है तथा श्वसन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं। जुगाली करते हुए पशुओं के मुख से प्रोपेन गैस उत्सर्जित होती है, जिससे पशुओं के मुख से विशेष दुर्गंध आती है। इसमें हमें सही कथन चुनने हैं। तो सही कथनों की बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO होती है वो दम घोटू गैस होती है। आपने देखा होगा कि अगर बंद कमरे में अंगीठी जलाई जाती है, अंगीठी जलाई जाती है तो उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो निकलती है, जो शरीर में पहुंचती है। और ये किसके साथ क्रिया करती है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है शरीर में, हीमोग्लोबिन, इससे जुड़ती है और इससे जुड़कर क्या बनाती है, ये कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाती है, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन है वो बना लेती है। जिससे होता क्या है कि ये कोई एक जहरीला पदार्थ बन जाता है और इस जहरीले पदार्थ से दम घुटता है व्यक्ति का और उसकी मौत हो जाती है। तो इसलिए इसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस कहते हैं। तो ये आपका सही है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी आपकी SO2 हो गई, वो गैस धुएं से निकलती है और श्वसन तंत्र संबंधित रोग उत्पन्न करती है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, गाय भैंस, तो ये होते हैं, इससे प्रोपेन गैस नहीं, इनसे क्या होती है, मीथेन गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। मीथेन गैस उत्सर्जित होती है जिससे पशुओं के मुख से दुर्गंध आती है। तो आपका C है वो गलत दे रखा है। सही कौन कौन से है, A और B। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है A हो जाएगा कि केवल A व B है वो सही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोपोरेशन नामक DNA स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधि में निम्नलिखित में से किस एंजाइम की सहायता से लक्षित कोशिका में छिद्र बन जाते हैं। रेनिन, लाइसोजाइम, हाइड्रोलाइटिक और पॉलीमरेज। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन 2। इलेक्ट्रोपोरेशन
इलेक्ट्रोपोरेशन होता है उसमें जो लाइसोजाइम होता है और एक साथ में इसमें कैल्शियम, इनकी सहायता से है वो लक्षित कोशिका में छिद्र बनते हैं, जिससे जो आपका वांछित डीएनए होता है, डीएनए इस कोशिका में प्रवेश कर पाता है। तो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोपोरेशन नामक डीएनए स्थानांतरण की विधि होती है उसमें आपके लाइसोसोम और साथ में कैल्शियम, इसकी सहायता से है वो कोशिका में छिद्र बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक राई में उपस्थित हिरुडिन नामक प्रोटीन उपयोगी होता है रक्त के थक्के को बनने से रोकना, डायरिया रोग निदान में, वायरस प्रतिरोधी पादप, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन है फर्स्ट है। जो ट्रांसजेनिक राई में उपस्थित हिरुडिन नामक प्रोटीन होता है, एक विशिष्ट प्रोटीन होता है, वो प्राकृतिक रूप से, देखें कि प्राकृतिक रूप से वो किस में पाया जाता है, प्राकृतिक रूप से वो जोंक में पाया जाता है। किसमें? जोंक में पाया जाता है। तो ये जो हिरुडिन नामक प्रोटीन होता है किन के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है? जो उन व्यक्तियों के लिए होता है जिनमें ज़्यादा उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो उच्च स्तर के कारण उनकी जो रक्त वाहिनी होती है उसमें जो रक्त के थक्के बनते हैं तो उनको रोकता है, जिसके कारण जो ये हिरुडिन नामक प्रोटीन होता है इसकी प्रकृति कैसी होती है? इसकी प्रकृति होती है प्रतिस्कंदन की प्रकृति होती है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो हिरुडिन नामक प्रोटीन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, तो उसकी होती है प्रतिस्कंदक की। तो ये क्या करता है? रक्त का जो थक्का बनता है उनको थक्के बनने से रोकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। पहुंच के आधार पर विभिन्न आईसीटी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इंट्रानेट होता है वो एक निजी एवं बंद नेटवर्क है, इंटरनेट एक सार्वजनिक एवं खुला नेटवर्क है, और जो एक्स्ट्रानेट है एक नियंत्रित एवं खुला नेटवर्क है। इसमें से हमें सही कथन है वो बताना है। इनमें सही कथन की बात करें तो अगर हम पहुंच के आधार पर देखें कि जो नेटवर्क होता है उसको 3 श्रेणियां देखते हैं। पहला तो इंट्रानेट होता है, ये एक निजी और बंद नेटवर्क है। इससे क्या होता है कि ये जो नेटवर्क होता है किसी एक विशेष संस्थान के लिए होता है, किसी विशेष संस्थान इसी में ये सीमित रह जाता है। इसी में जो नेटवर्क की सहायता से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इनके संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो इंट्रानेट होता है एक निजी एवं बंद नेटवर्क है, और ये जो इंटरनेट की जितनी भी सूचनाएं होती है वो पूरी तरह से सुरक्षित होती है। सुरक्षित क्यों होती है? क्योंकि ये प्राइवेट होता है और क्लोज होता है, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति है इसमें बदलाव नहीं कर सकता। तो आपका कथन ये बिल्कुल सही दे रखा है। इंटरनेट की बात करें तो ये एक सार्वजनिक और खुला इंटरनेट, जो खुली सूचना है या खुला नेटवर्क है, तो बिल्कुल सही बात है। इसमें जितने भी इंटरनेट की सहायता से है जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है वो आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें सूचनाओं में बाहरी व्यक्ति है वो बदलाव कर सकता है। तो आपका कथन बी भी सही दिया हुआ है। सी की बात करें, जो एक्स्ट्रा नेट होता है ये एक नियंत्रित है लेकिन खुला नहीं है, ये कंट्रोल और प्राइवेट है, प्राइवेट नेटवर्क है। इसकी सहायता से कोई व्यक्ति या कोई संस्था है वो अपना यूजर नेम बनाती है, अपने पासवर्ड बनाती है, और उनका यूज करके है इंटरनेट के माध्यम से अपने जो आपके एक्स्ट्रा नेट होते हैं इसकी सहायता से अपनी सूचनाओं तक पहुंच बनाती है। तो आपका जो कथन सी है वो गलत दिया हुआ है, असत्य दिया हुआ है। आपके सही कथन है ए और बी है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दे रखी है, इनका हमें मिलान करना है, हमें बताना है कि ये चीज़ें हैं वो किस चीज़ से संबंधित है। सबसे पहले हम अरिहंत की बात करें तो ये INS अरिहंत, ये भारत के जो नाभिकीय सक्षम जो पनडुब्बी है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये कौन सी है, ये आपकी नाभिकीय सक्षम पनडुब्बी है, जो कि अत्याधुनिक अत्याधुनिक पोत यानी ATV परियोजना थी, उसके अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। तो ए में क्या आ जाएगा? ए में आ जाएगा आपका 4 नंबर की अरिहंत है, INS अरिहंत है, ये एक परमाणु पनडुब्बी है। अगले की बात करें अवोक्स क्या है? ये अवोक्स है, इसका मतलब होता है एयरबोर्न
वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। इसका अर्थ होता है अवोक्स। ये जो इजराइल के जो एरोस्पेस इंडस्ट्री है उसके द्वारा बनाई हुई एक हवाई रडार है। तो इजराइल द्वारा विकसित हवाई रडार प्रणाली कौन सी है? अवोक्स। अगले अगर एटलस सेंटोर की बात करें तो ये अमेरिका के द्वारा विकसित की गई है। ये क्रायोजेनिक रॉकेट प्रणाली है। तो इसमें आपका सी में आ जाएगा फर्स्ट। तो अगर आपसे पूछ ले कि क्रायोजेनिक इंजन का यूज करके पहला रॉकेट बनाया गया था, वो एटलस सेंटोर बनाया गया था, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगले की अगर नाग की बात करें तो नाग है भारत के द्वारा जो तृतीय पीढ़ी के जो एंटी टेक मिसाइल का निर्माण हुआ था, वो एंटी टेक मिसाइल है। तो नाग में आ जाएगा, डी में आपका 2 आ जाएगा। तो अरिहंत है आपकी परमाणु पनडुब्बी, अवोक्स है इजराइल द्वारा विकसित हवाई रडार प्रणाली, एटलस सेंटोर है अमेरिका के जो निम्न तापिक रॉकेट प्रणाली यानी क्रायोजेनिक आपके इंजन के यूज करके जो प्रथम रॉकेट बनाया गया था वो है। नाग एक तृतीय पीढ़ी की एंटी टेक मिसाइल है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे जो भी कूट दिया हुआ होगा आपका राइट होगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बर्जिलियस ने और अरस्तु ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, बर्जिलियस ने। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से, फोस्फोलियोप्रोटीन से, लियोप्रोटीन से और फास्कोप्रोटीन से। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, फास्फोलिपिड से है, वो आपकी यूकेरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विवाह को जैविक रूप से निषेध माना जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से समझाया था और बताया था कि इसके क्या नुकसान होते हैं, इसका अभी है वो क्या इलाज है, सब चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बताई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RH। जो नर होता है उसमें RH पॉजिटिव होता है और जो मादा होती है उसमें RH नेगेटिव होता है। तो इसको जो विवाह होता है जैविक रूप से निषेध माना गया है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट संतान होती है वो ही जन्म दे पाती है, अगली संतानें हैं वो मृत पैदा होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन। बृहस्पति का अध्ययन करने हेतु निम्नलिखित में से किस उपग्रह को प्रेक्षित किया गया? न्यू होराइजोन्स, जूनो, आदित्य, एलफस्ट। उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी, जूनो। बृहस्पति का अध्ययन करने के लिए उपग्रह प्रेक्षित किया गया जूनो। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से। राइट आंसर ऑप्शन सी, द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से संदर्भित होती है, निर्धारित होती है। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। दृष्टि दोष निवारण में किसका उपयोग किया जाता है? जैसे दूरदृष्टि रोग होता है, निकट दृष्टि रोग होता है, तो ये सारे है वो लेंसों से ठीक किए जाते हैं, यानी लेंस का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल असूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री और अर्धसूत्री, और केवल सूत्री विभाजन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, केवल सूत्री विभाजन, कोशिका विभाजन है वो ही जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जिसे सोरिक अम्ल कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे नमक या अम्ल कहते हैं, नमक का अम्ल कहते हैं, उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन। जैव विविधता के तपस्थल के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? नॉर्मन मेयर ने, W.G. रोजेन ने, E.O. विल्सन ने, A.G. टेंसिल ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नॉर्मन मेयर है, उन्होंने जैव विविधता के जो तप्त स्थल है उनके बारे में सबसे पहले बताया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन और इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम हृदय का सफल प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर विलियम हार्वे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड,
डॉक्टर वेणुगोपाल राव और उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, डॉक्टर वेणुगोपाल राव ने भारत में सबसे पहले हृदय का सफल प्रत्यारोपण किया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट आपको 25 क्वेश्चन मैंने करवाए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि सबसे ज़्यादा बच्चों का इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। अब मिलते हैं अगली क्लास में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।